हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की। फ्राइडे को जो एक आईपीओ खुला था कैनरा रोबेको का, हमने उसकी चर्चा करी थी शो में। एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का खुला हुआ है। आज डे 2 है, तो आज उस टॉप मैनेजमेंट से चर्चा होगी। कंपनी के एमडी और सीईओ और साथ साथ कंपनी के सीएफओ इस शो में हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस, फिर मैनेजमेंट से बातचीत। चीन को लेकर ट्रंप की नरमी, बाजार में नहीं भर पाई गर्मी। निफ्टी करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,200 के नीचे, हालांकि बैंकिंग शेयरों में अच्छी रिकवरी। आईटी, मेटल, एनर्जी में सबसे ज्यादा दबाव, तीनों इंडेक्स करीब 1% नीचे। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी और रियल्टी भी कमजोर, लेकिन सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स में रौनक। और टाटा कैपिटल की फ्लैट लिस्टिंग, 326 रुपए इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर करीब 330 रुपए पर हुआ लिस्ट। क्विकली मार्केट्स देख लीजिए। वो ग्लोबल मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। एक समय आधा % दबाव था, अभी भी 1/3% के आसपास दबाव के साथ ही भारतीय बाजार 25,200 के इर्द गिर्द कामकाज कर रहे हैं, तो ठीक है। ग्लोबली आज थोड़ा सा रिस्क ऑफ का मूड है। भाई ट्रंप साहब ने फिर से वो टैरिफ का बिगुल बजाया था, तो थोड़ी नर्वसनेस है। और अभी क्लैरिटी नहीं आई है, रोल बैक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ना चाइना ने ऐसा कुछ अपडेट दिया है, ना ट्रंप साहब को नवंबर के टैरिफ्स की धमकी का कुछ रोल बैक का अपडेट आया है। तो अनसर्टनिटी है कि कल शाम की उस ट्वीट जिसमें उन्होंने ऐसा लगा कि रोल बैक के मूड में आ गए, डर गए, पर उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अनसर्टनिटी के बीच में पूरा ग्लोब इसी तरह से आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। रिस्क ऑफ, प्रॉफिट टेकिंग जो कहना है कह लीजिए, वो थोड़ी सी स्क्रीन पे प्ले आउट हो रही है। खैर, टिकर टीम चलाती रहेगी मार्केट्स का मूड आपके लिए। डिटेल्स में नीचे मैं चला मैनेजमेंट के पास। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ अनुज माथुर और सीएफओ तरुण रुस्तगी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है, कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। क्विकली आईपीओ की स्नैपशॉट स्क्रीन पर रख देता हूं। आज आईपीओ का डे 2 है, कल सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 100 से 106 रुपए का प्राइस बैंड और करीब 2500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। बाकी डिटेल्स, ग्राफिक्स, फाइनेंशियल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। अनुज सर, पहले आपके पास, वो नाम से ऐसा आता है, स्कूल डेज में एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता था और उसके क्वेश्चन में ही आंसर रहता था, तो मैं वही लिख देता था। तो एज द नेम सजेस्ट, तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस एज द नेम सजेस्ट एक लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर है, पर एक क्लटर्ड स्पेस है जिसमें आप ऑपरेट करते हो। तो कैनरा एचएसबीसी कैसे डिफर करता है बाकियों से, क्या मोट है हमारा? अगर आसान शब्दों में धंधा इस क्लटर्ड स्पेस में समझना हो तो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने का। सो आईपीओ डिटेल्स आपने शेयर करी हैं। मैं 3-4 चीजों पे फोकस करना चाहूंगा जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये ऑलमोस्ट 8 साल के बाद है कि एक प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आ रही है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इस कंपनी को देखने की और इन्वेस्ट करने की। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले 17 सालों से हम काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात करी क्लटरिंग की, ऐसा नहीं है। देखिए, इस कंट्री में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे मात्र 3% से भी कम है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अभी बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का अगर आप देखें, गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि सबको इंश्योरेंस मिले। तो कमिंग बैक टू कंसिस्टेंसी, मैं जो बता रहा हूं हमारी परफॉर्मेंस के, हमारी जो परफॉर्मेंस है लास्ट 17 सालों की अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी रही है। हमने 5वें साल में ब्रेक इवन कर लिया था, प्रॉफिटेबल हो गए थे। अगर मैं पिछले 13 सालों की बात करूं, हर साल कंपनी का मुनाफा हुआ है। सो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। और एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा वो हमारा जो है शेयर होल्डर्स, जो प्रमोटर्स हैं हमारे, बहुत स्ट्रांग ब्रांड है। एक चीज जो मैं खासतौर से फोकस करना चाहूंगा कि जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस बिजनेस ट्रस्ट का है। और वहां पे जो हमारे 2 प्रमोटर्स हैं, कैनरा बैंक और एचएसबीसी, दोनों ही बहुत ही ट्रस्टेड नेम्स हैं और दोनों ही ने ही इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया है। सो हमारा जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है। और सोने पे सुहागा जो हुआ है वो है जीएसटी एग्जम्पशन जो गवर्नमेंट ने
किया है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और आप देखिएगा आने वाले टाइम में जो जिस इंडस्ट्री पे 18% का जीएसटी लगता था, वो 22 सितंबर से हट गया और हमारी कंपनी ने वो पूरा बेनिफिट कस्टमर को पास कर दिया है। कस्टमर को उसका वो बेनिफिट होगा। तो अगर आप ये 4-5 चीजें देखें जो मैंने बताई हैं इन टर्म्स ऑफ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी पेरेंटेज, हमारा जो ट्रस्ट है कस्टमर्स के साथ, जीएसटी एग्जम्पशन और जो बैंक एश्योरेंस मॉडल है हमारा, जो हम जिस उसमें है, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसमें कस्टमर्स को रीच आउट हम कर पाते हैं ट्रस्ट के साथ और प्रॉफिटेबल है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता था। ये कंपनी जो कैनरा बैंक की अभी सब्सिडरी है, बहुत अच्छी ग्रोथ फेज में रही है पिछले 17 साल और आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। परफेक्ट, बिल्कुल आपने सॉलिड बजा दिया है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक बात फिर माथुर सर, 17 साल पुराना लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर, 24 प्लेयर इंडस्ट्री में, हमारा आरएचपी कहता है एयूएम था 43,600 करोड़ का। इंडस्ट्री एयूएम्स बैठते हैं 60-62 लाख करोड़ के आसपास। इतने पुराने होने के बाद इस तरह का मिनिस्क्यूल मार्केट शेयर क्यों हमारा? अब बढ़ना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इनिशियली सेटअप में टाइम लगता है और अगर आप देखेंगे जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो अभी लिस्टेड हैं और जो भी कंपनीज हैं वो 2000-2001 में आई थी। अब हमने बिजनेस लॉन्च किया था 2008 में। सो मार्केट शेयर हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर मैं पिछले 4-5 सालों की बात करूं, और ये इन्फॉर्मेशन उसमें भी है, आरएचपी डॉक्यूमेंट में है, एनएफ जो हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट है, कि हमारा मार्केट शेयर इन 4 सालों में ऑलमोस्ट जो किसी टाइम पे 1.1% होता था वो पहुंच के 1.8% हो गया है। सो मार्केट शेयर हमारा बड़ा है और आने वाले टाइम में मार्केट शेयर और बढ़ेगा। हाँ, वेटेड प्रीमियम मार्केट शेयर 1.8% पे, सही कह रहे हो आप। अच्छा माथुर सर, कैनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस प्रमोटर्स हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक के पास 23% कैसे पहुंच गया? जब इनिशियली फॉर्म हुई थी कंपनी तो पीएनबी भी था क्या, जो प्रमोटर था फिर बाद में हट गया, ऐसा था क्या? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। हमने 2008 में जब कंपनी फॉर्म करी थी उस टाइम पे कैनरा बैंक, एचएसबीसी बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये 3 शेयर होल्डर्स थे। सन 2020 में जब गवर्नमेंट ने एमलगमेशन किया बैंक्स का, कुछ बैंकों का, उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक में जाके एमलगमेट हुआ है। उसकी वजह से पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक, वो हमारा 3rd शेयर होल्डर है। अच्छा तरुण सर, वेलकम ऑन द शो। सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक एक प्रमोटर और एक सेलिंग शेयर होल्डर हैं जो स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, एचएसबीसी नाम मात्र के लिए, वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप लोग के रख दिए मैंने। अच्छा तरुण सर, पूरा पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है। वो कहते हैं ना इंश्योरेंस में काफी ग्रोथ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, आप कोई फ्रेश इश्यूएंस लेके नहीं आ रहे हो क्या? कंपनी को कोई ग्रोथ कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? पर्याप्त पूंजी हमारे लिए, फ्रेश इश्यूएंस क्यों नहीं? तो बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही जानने के लिए जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी में एक सॉल्वेंसी रेशो होती है जो कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो हमारी जो सॉल्वेंसी रेशो है वो बहुत ही अच्छी है, 200% से ऊपर है, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो 150% है। और जैसा कि अनुज ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 17 साल से हम बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, हमारे प्रॉफिट 13 साल से कंटिन्यूअसली बन रहे हैं। तो हमारे पास इंटरनल इतना एक्रूवल है कि एनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विच इज देयर, जो मेरे पास अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको मैं अभी इंटरनल फंडिंग से रिक्वायरमेंट से पूरा कर सकता हूँ। तो ये जो अभी आईपीओ लेके आ रहे हैं ये खाली ओएफएस है। हमारे पास इतनी फंडिंग है, इतना सॉल्वेंसी हमारा रेशो इतना स्ट्रांग है कि जो भी हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमारी स्ट्रैटेजी में है वो अभी हम उससे पूरी कर पाएंगे। अनुज सर, एक इशू, कैनरा बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस होगा आपका और बढ़िया 4th लार्जेस्ट देश का बैंक है अपने आप में। एचएसबीसी के साथ बैंक इंश्योरेंस होगा, पीएनबी के साथ नहीं होगा, क्योंकि पीएनबी का तो पीएनबी मेटलाइफ है। वो 85% इंडिविजुअल प्रीमियम आप जो जनरेट करते हैं प्रमोटर बैंक्स की तरफ से आता है, 85-86% शायद। इसके बाहर आप लोग एग्रेसिव नहीं हो, ये अपने आप एक बड़ा रिस्क नहीं है क्या? नहीं, देखिए ये ना कंपनी का डिसीजन था जो हमने शुरू में लिया था कि हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम बैंक इंश्योरेंस लेड ही रहने वाले, ऐसा नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं उस पर आ रहा हूँ। हमने अभी एजेंसी चैनल भी लॉन्च किया है। सो शुरू में जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी, क्योंकि हमारा 12 करोड़ का कस्टमर बेस है, तो हमने उस पर फोकस किया और उसमें बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आप देखिए बहुत अच्छी रही है, एक्रूवल्स आए हैं।
अब वो टाइम आया है कि जब हमें डाइवर्सिफिकेशन का हमने सोचा, और इनफैक्ट हमारे और भी चैनल्स हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। हम डिजिटल चैनल पे बेचते हैं, हमारा डिफेंस चैनल है, हमारी डायरेक्ट सेल्स टीम है, और एजेंसी चैनल हमने इसी महीने में लॉन्च किया है, जिससे आगे ग्रोथ आएगी। तो हमने धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया है, और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम इसको डाइवर्सिफाई करें, और जो एजेंसी से बेनिफिट आ सकता है या दूसरे चैनल से आ सकता है वो हम लाएंगे। बट स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे 3 बैंक हमारे साथ थे, और उसके अलावा 12 करोड़ कस्टमर्स थे, तो इसलिए हमने उसमें पहले स्टार्ट किया, उसका हमें बेनिफिट मिला है। तरुण सर, जब आप बोर्ड मीट में बैठते होगे तो एक कंसर्न हाईलाइट करते होगे बाकी टीम्स के साथ कि अपना वीएनबी मार्जिन बड़ा कम है, 19% के आसपास शायद बैठता है। हमारे बाकी प्राइवेट प्लेयर्स जो पीयर्स हैं उनका काफी ज्यादा है। तो आप पक्का टीम्स को टोकते तो जरूर होगे इस बारे में, और वो इशू है हमारा थोड़ा सा स्क्यूड सा प्रोडक्ट मिक्स। क्या समझाते हो आप उनको, कैसे एड्रेस करें? हमने इतने साल हो गए, वो स्क्यूनेस अब तक तो खत्म हुई नहीं हमारी। जो वीएनबी मार्जिन है वो आपने सही बोला 19% है। एक चीज और आप नोट करेंगे कि हमारी जो कंपनी की एज है वो 17 साल की है, और जो बाकी कंपनीज जो लिस्टेड प्लेयर से आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी एज 25 इयर्स हो गई है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, जो इनफोर्स बेस है आपका वो बढ़ता है, तो उससे आपको वीएनबी मार्जिन में मुनाफा होता है और वो बढ़ता है। तो अगर आप इसी एज में उन कंपनीज का भी कंपैरिजन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में हमारा वीएनबी मार्जिन बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये एक एरिया नहीं है जिसपे हम फोकस नहीं करते और हम विषय चर्चा नहीं करते। ये बहुत जरूरी है कि हम वीएनबी मार्जिन बढ़ाएं, बट उसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एम्बेडेड वैल्यू, बिकॉज ये वीएनबी मार्जिन जाके एम्बेडेड वैल्यू में बैठता है। हाँ। तो एम्बेडेड वैल्यू की अगर आप ग्रोथ देखेंगे वो हमारी ग्रोथ इन लिस्टेड प्लेयर से बेटर है। तो हम जो वैल्यूएशन का जो एक पैरामीटर है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो इंश्योरेंस कंपनी में सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पैरामीटर पे फोकस करते हैं हम, और उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं हम बिजनेस में अच्छे प्रोडक्ट और बेच के। अब जो आपने स्क्यूनेस की बात करी प्रोडक्ट की, एक चीज आपको बता देते हैं कि जो कैनरा बैंक और एचएसबीसी और बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका जो हमारा जो फोकस है उनके साथ, वो कस्टमर प्रोपोजिशन को लेके सबसे ज्यादा ऊपर रहता है। तो जो कस्टमर की डिमांड होती है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि स्टॉक मार्केट काफी अच्छी परफॉर्म करा, तो सारे कस्टमर की डिमांड स्टॉक मार्केट की तरफ और इक्विटी मार्केट की तरफ रुझान हो गया था। तो उसको देखते हुए हमारे कस्टमर ने भी यूनिट लिंक प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा रुझान आया। तो इसीलिए, लेकिन आप पहले अगर देखेंगे 24 तक आप देखेंगे कि हम 65% तक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेचते थे। तो जैसे जैसे हमारे कस्टमर की रुझान होती है, कस्टमर बेस हमारा जैसे बन रहा है, सेगमेंटेशन जैसे है, उस तरह से हम प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक बात। अनुज सर, तरुण सर, मेरा काम है जो कंसर्न्स हैं वो हाईलाइट करूं और आप लोगों से समझूं कि आप लोग का पहलू पक्ष क्या है, डिफेंस क्या है। बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच आप दोनों को। बेस्ट विशेस इस प्राइमरी ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल लिस्ट हो गया तो फिर डिटेल में आगे के फाइनेंशियल आउटलुक पे आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू। इस बीच एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आप लोग की स्क्रीन पे सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL के लिए बड़ी खबर है। 17 अक्टूबर को HAL का नासिक यूनिट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A की पहली फ्लाइट का रोल आउट करने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए लक्ष्मण जुड़ते हुए। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून। क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? दरअसल HAL के लिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तरफ ये 17 तारीख एक बड़े ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि इसी दिन, जी हां, 17 अक्टूबर को HAL के नासिक यूनिट से लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A के नए प्रोडक्शन लाइन से पहली फ्लाइट रोल आउट होगी। और ये पहली फ्लाइट को रोल आउट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे HAL ने करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बिछाई थी। अब ये 17 तारीख को पहली फ्लाइट निकलेगी।
इसके साथ ही HAL की जो उत्पादन क्षमता है मार्क 1A की, वो सालाना उत्पादन क्षमता 16 से बढ़कर 24 हो जाएगी। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि HAL को लगातार पिछले कई महीनों में कई सारे ऑर्डर मिले हैं। जैसे 25 सितंबर को आपने ध्यान दिया होगा कि 97 ऐसे मार्क 1A एयरक्राफ्ट को ऑर्डर मिले थे, करीब 62,370 करोड़ रुपए के। अब ये उत्पादन क्षमता बढ़ने से इन सारे ऑर्डर की सप्लाई HAL समय पर कर सकेगा और यही वजह है कि इसकी अहमियत को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद नासिक जाएंगे 17 अक्टूबर को और वहाँ पे नासिक यूनिट से HAL के मार्क 1A की पहली फ्लाइट का अनावरण होगा, रोल आउट होगा। MK-1A नासिक यूनिट से 17 अक्टूबर, आज हो गई 13, 14, 15, 16, मतलब फ्राइडे को वो रोल आउट की तैयारी हो रही है। बढ़िया है। रखिए HAL के स्टॉक को रडार पे और लीजिए यहाँ पर थोड़ा मामला सुधर रहा है। 25,200 के इर्द गिर्द काफी देर से भारतीय बाजार कामकाज है। चलिए देखिए आखिरी के 1.5 घंटे मार्केट का डिटेल कवरेज ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा में। नमस्कार।